दोस्तों आज हम बजटरी कंट्रोल का लेक्चर नंबर 8 शुरू कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे कैश बजट का। अभी तक के हमने जो सीखा है वो फ्लेक्सिबल बजट सीखा है, जिसमें कितने खर्चे होते थे प्रोडक्शन यानी कि किसी प्रोडक्ट को बनाने का एस्टिमेटेड कॉस्ट हमने कैलकुलेट करना सीखा। अब हम सीखेंगे कि एक टाइम पीरियड में उस फर्म या कंपनी के पास कितना कैश आने वाला है और कितना कैश जाने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ कैश बजट में सिर्फ यही बात करेंगे कि कितना कैश कहाँ से आना है, कहाँ कहाँ को जाना है। तो कैश बजट को जो हम सीखेंगे, फॉर्मेट जो है मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको पूरा फॉर्मेट बता दूंगा। आपको कोई भी अलग से फॉर्मेट रटने की ज़रूरत नहीं है। मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 11 आज हम शुरू कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने इसको डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले कैश बजट का हम कर रहे हैं शुरू। Prepare a cash budget for the 3 months ending 30th June 2021 from the information given below। यानी कि 30 जून 3 महीने का बनाना है। जून एंड है तो जून से पहले मई आता है, अप्रैल, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने का आपको बजट बनाना है। और बजट में हमें 2 चीज़ ध्यान देना है, कितना कैश कहाँ आना है, जाना। तो सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस। जब भी कोई महीना या कोई भी हम बजट स्टार्ट करते हैं तो पहले से हमारे पास कुछ कैश होगा। तो जरा देखते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ के। मंथ दे रखा है, फेब से जून तक के सेल्स, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, ऐसा कुछ दे रखा है। आगे लिखा है क्रेडिट टर्म्स आर, ये हम बाद में पढ़ेंगे। सी पार्ट में देखिए, कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2021 इज एक्सपेक्टेड टू बी 6,000। 1 अप्रैल 2021 को आपके पास एस्टिमेटेड कैश बैलेंस कितना है, 6,000। ओके, तो 6,000 रुपये आपके पास कैश बैलेंस है। और डी पार्ट में अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आर दे रखा है। प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन February 2021 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹96,000। द मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2,000 इज पेबल फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। मतलब ये कि हमने 96,000 रुपये का फैब में प्लांट खरीदा है और उसका इन्फॉर्मेशन हमें नीचे दे रखा है कि मंथली पेमेंट है 2,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट। अभी कर लेंगे इसको। डिविडेंड दे रखा है 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर विल बी पेड करना है। एडवांस टू बी रिसीव हो रहा है तो ये ऊपर रिसीव में ही आएगा। इनकम टैक्स एडवांस टू बी पेड इन जून, ठीक है, ये पेड का बाद। अब हम दोबारा से आ जाते हैं बी वाले पार्ट पे। बी पे देखिए क्या लिखा है, क्रेडिट टर्म्स आर सेल्स एंड डेटर 10% ऑफ सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। यानी कि जो 10% जो भी सेल्स है, मैंने ये सेल्स लिख दिया है फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसका 10% जो है वो कैश सेल्स है और बैलेंस इसका मतलब जो बच गया वो क्रेडिट सेल है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए कैश सेल्स, और ये कैश सेल्स जो है वो 10% ऑफ सेल्स है। तो टोटल सेल 14,000 रुपये का अगर मैं 10% करूँ तो 1,400, 1,500 रुपये, यहाँ पे आपका आएगा 1,600 रुपये, 1,700 रुपये और यहाँ 1,800। तो इसका मतलब जो है बैलेंस क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया आपका क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल 14,000 में से अगर ये घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, क्रेडिट सेल आ गया आपका 12,600, यहाँ पे आ जाएगा 13,500, यहाँ पे आ जाएगा 14,400, 15,300 और 16,200। आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, आगे आपको बोला है क्वेश्चन में 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। 50% कलेक्टेड इन नेक्स्ट मंथ एंड बैलेंस जो 50% रह गया इन फॉलोइंग मंथ। ये फॉलोइंग मंथ का मतलब क्या है, फॉलोइंग मंथ का मतलब ये नेक्स्ट मंथ के बाद जो अगला आएगा, ठीक है। जरा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फैब में क्रेडिट सेल कितने रुपए का, 12,600। तो 12,600 का अगर मैं 50% करूं तो 50% आपका जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 6,300। तो ये जो 6,300 और 6,300 ये दो बार, क्योंकि इसका 50% करोगे तो 6,300 आएगा। तो 6,300 जो है वो तो अगले महीने में मिलेगा। तो फैब का अगला महीना कौन सा है, वो है आपका मार्च। तो मार्च में मिल जाएगा 6,300। ओके, और बैलेंस जो रह गया फॉलोइंग मंथ,
तो मार्च के बाद अगला फॉलोइंग जो आने वाला है वो कौन सा है, वो है अप्रैल। तो देखिए मैंने 50% कलेक्शन इन नेक्स्ट मंथ 6300 और बैलेंस 50% फॉलोइंग मंथ, यानी कि आपको अप्रैल में मिलेगा ये 6300। तो देखिए इसका खेल तो हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, अब 15 में से 1500 रुपये तो कैश में सेल था, 13,500 का क्रेडिट सेल है। तो अब दोबारा से 13,500 का अगर मैं 50% बोलूं या 1/2 बोलूं, मतलब एक ही है। तो आपका 13,500 का 50% कहूँ तो 6,750 और 6,750। तो 6,750 जो है वो तो अगले महीने में मिलेगा। तो मार्च का अगला महीना कौन सा है, अप्रैल, तो 6,750। और बैलेंस जो 6,750 वो कब मिलेगा, अप्रैल के बाद यानी मई में। तो ये फॉलोइंग मंथ के नीचे मैं लिख रहा हूँ 6,750। मैंने दो अलग अलग हेड बना दिया है, वो जो अगले महीने मिल रहा है वो ये कॉलम है और जो उसके अगले महीने में वो नीचे है। तो यानी कि ये मार्च वाले का भी खेल खत्म हो गया। अप्रैल का है 14,400, इसका भी 50% अगर करेंगे तो कितना आएगा आपका, 7,200। अब ये 7,200 बताइए, अप्रैल वाला आधा तो 50% मई में मिल जाएगा, यानी कि 7,200 आपका मई में मिल जाएगा। और बैलेंस जो 7,200 कब मिलेगा, जून में मिलेगा। कमाल है। ओके, तो इसका मतलब अप्रैल का भी क्रेडिट सेल का खेल खत्म हो गया। अब हमें देखना है मई में 15,300 है, उसका अगर 50% करेंगे तो 7,650। तो इसका अगले महीने में मिल जाएगा 7,650। और बैलेंस जो रह गया वो कब मिलेगा, जुलाई में आएगा 7,650। हमें जुलाई का कोई लेना देना नहीं, हमें तो बस ये देखना है कि अप्रैल मई जून इन 3 महीने में हमें कितना कितना डेटर से मिलने वाला है। और ये जून तक के डेटर से 2 रास्ते से मिलता है, एक अगले महीने और एक फॉलोइंग मंथ। तो दोनों मिला के हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितना मिला है। ये तो आपका क्रेडिट सेल का कॉलम था। तो आप टोटल कलेक्शन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर या फिर कस्टमर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे सबका सम कर लीजिए, आ जाएगा। ये हमारा टोटल आ गया, ठीक है। तो ये हमारा अप्रैल में तो टोटल इतना मिला, मई का इतना है, जून का ही। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओपनिंग कैश बैलेंस हमारे पास अप्रैल में 6,000 रुपये था। एस्टिमेटेड कैश रिसीट, कैश सेल करने से देखिए अप्रैल में कैश सेल किया था हमने, कितने रुपए का है अप्रैल का, 1,600 रुपये का कैश सेल्स है। तो ये 1,600 रुपये यहाँ आ गया। मई का 1,700 रुपये है और जून का 1,800 रुपये है। एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर, अप्रैल में देखिए डेटर से टोटल कितना मिला है, 13,050 रुपये। और जून में, मई में कितना मिला, 13,950। और आपका जून में मिला है 14,850। तो ये आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर कंप्लीट हो गया। अब एडजस्टमेंट नंबर जो है आपका फोर्थ एडजस्टमेंट जरा देखिए, डिविडेंड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू ₹1,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून। मुझे डिविडेंड कब मिलने वाला है, डिविडेंड मिलने वाला है, डिविडेंड रिसीव्ड इन जून। कितना रुपए डिविडेंड मुझे मिलने वाला है, 1,000 रुपये। तो कौन सा महीना, जून। इसके अलावा इस पूरे क्वेश्चन में जो है कुछ भी और रिसीव होने की बात नहीं है, बाकी सब कुछ पेमेंट की बात है। तो ये आपका टोटल हो गया एस्टिमेटेड कैश रिसीट ए, ठीक है। आप अप्रैल का टोटल कर लेंगे, उसके बाद हम मई का बाद में देखेंगे। अब बी पार्ट में जो आएगा वो आपका आएगा एस्टिमेटेड कैश पेमेंट। अब ये एस्टिमेटेड कैश 2 पार्ट में बांटना, याद रखना कैश बजट को, एक रिसीट, दूसरा पेमेंट। रिसीट का हमारा खेल यहीं पे खत्म हो गया है। अब जो आगे खेल है पूरा का पूरा वो पेमेंट का है। तो पेमेंट का जरा देख लेते हैं। क्रेडिटर देखिए, क्रेडिटर का मतलब हमें जिसको पे करना है। तो क्रेडिटर यहाँ पे किस किस केस में दे रखा है, मटेरियल्स है, वेजेस है एंड ओवरहेड्स है। मटेरियल आपका दे रखा है फेब से जून तक के, और मटेरियल का क्या बोला है, 2 मंथ, यानी कि हर 2 महीने बाद पेमेंट करना है। सबसे पहला लिखा है पेमेंट फॉर मटेरियल। अब पेमेंट फॉर मटेरियल्स में आप ध्यान से देखिए कि 2 महीने बाद में देता हूं। अगर मैंने अभी खरीदा, फैब में खरीदा है, तो फैब का 2 महीने बाद कब आएगा, फैब मार्च हटा दीजिए, तो कौन सा महीने में देना पड़ेगा, अप्रैल में। और जो मार्च में
खरीदा मैंने, उसका पेमेंट कब करना पड़ेगा? 2 महीने बाद, मार्च अप्रैल छोड़ दीजिए, मई में। तो बताइए अगर हमने फैब में खरीदा है मटेरियल 9,600 रुपये का, तो इसका पेमेंट कब करना पड़ेगा? फैब मार्च, 2 महीने हटा दीजिए, तो फैब मार्च बाद यानी अप्रैल में। तो फैब में जो हमने पहली बार खरीदा है 9,600 का, उसका पेमेंट कब होगा? अप्रैल में होगा। इसका मतलब मई में कौन सा पेमेंट करना पड़ेगा? जो मार्च में खरीदे होंगे, मार्च अप्रैल। तो मार्च अप्रैल, तो मार्च में देखिए आप 9,000 रुपये का खरीदे हैं, तो 9,000 रुपये वाला पेमेंट कब होगा? मई में। और आपने अप्रैल में कितने रुपए का खरीदा है? 9,200 का। तो 9,200 रुपये का पेमेंट मार्च अप्रैल में, तो अप्रैल में कब? जून में। तो यानी कि 9,200, ये तो आपका आ गया पेमेंट फॉर मटेरियल्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेजेस का। वेजेस का लिखा है आपका 1/4 मंथ और ओवरहेड्स का है आपका 1/2 मंथ। ये 1/4 क्या है और 1/2 क्या है? तो सबसे पहले अगर मैं वेजेस की बात करूं तो वेजेस जो है आपको 1/4 मतलब जो है वो कितने कितने बार करके दिया जा रहा है? 1/4 जो है आगे पेमेंट होगा। मैं पहले वेजेस के लिए अमाउंट लिख दे रहा हूं। ये वेजेस है आपका अप्रैल मई की बात करनी है, तो अप्रैल मई एंड जून। और उससे पहले मैं मार्च की भी बात कर लेता हूं। मार्च में आपने वेजेस कितना देना था? 3,000 रुपये। अप्रैल का है आपका 3,200 रुपया और मई का है आपका 3,600 रुपये और जून का है आपका 4,000 रुपये। और इसमें बोला है कि 1/4 मतलब कि जो भी अमाउंट है उसका 1/4 अगले महीने में पेमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो अमाउंट रह गया वो उसी महीने में मिल जा रहा है। मैं ये कहूँ कि 3,000 रुपये जो मार्च का है, इसका 1/4 आएगा 750। तो 750 कब मिलेगा? अप्रैल में मिलेगा। तो 750 रुपये ये देखिए आपको अप्रैल में मिलेगा। इसका मतलब जो बैलेंस रह गया वो बैलेंस कितना रह गया? 2,250। तो 2,250 जो है वो उसी महीने में मिल रहा है। तो मैं ऐसा 2 पार्ट में बांट दे रहा हूँ, 3/4 एंड 1/4। 3/4 जो है रिसीव इन सेम मंथ, और 1/4 जो है रिसीव इन नेक्स्ट मंथ। कमाल है। तो बस इतना सा खेल है। तो 3,000 का 1/4 जो है 750 मुझे अगले महीने में मिलेगा, मतलब अप्रैल में। ठीक है, हम अप्रैल की बात कर लेते हैं। तो अप्रैल का जो है अगर मैं 1/4 की बात करूं तो 1/4 कितना आ जाएगा? सीधा सीधा है 3,200 रुपये का 1/4 आपका आ रहा है 800 रुपये अगले महीने में मिलेगा, मई में। तो बताइए 3,200 रुपये का 3/4 कितना होगा? 3/4 2,400 रुपये आएगा। तो 2,400 रुपये तो अप्रैल में ही मिल जाएगा, और जो 1/4 है वो कहाँ मिलेगा? मई में। तो मैं यहाँ पे ऐसे करके अगर दिखा दूँ, इसका एक पार्ट है 3/4 और दूसरा पार्ट है 1/4। तो 3/4 जो आएगा 2,400 और ये आ गया 800। तो ये तो सेम मंथ में मिल गया 2,400, और ये जो बाकी बचा 800 वो कब मिलेगा? मई में। ठीक वैसे ही हम मई का कर लेंगे 3,600 रुपये। इसका भी 3/4 एंड 1/4। तो आप 3,600 रुपये का करेंगे 1/4 तो 900 रुपये आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई यानी 2,700। तो मतलब 3,600 का 3/4 2,700 तो उसी महीने में मिल जाएगा। ये आ गया जी। और बाकी जो बच गया 900 रुपये वो कब मिलेगा? अगले महीने में। तो अगले महीने में कितना है आपका? ये जून में मिलेगा 900। ठीक है, तो इसका भी खेल खत्म हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जून का। जून में आपको कितना मिलना है? टोटल 4,000 रुपये। तो 4,000 का 3/4 जो है उसी में, यहाँ पे आपका क्रेडिटर लिखा है ना, क्रेडिटर का मतलब जो देना है, बाकी ना बोला हो तो इसका मतलब वो उसी महीने में मिल जा रहा है। तो 1/4 जो है वो अगले महीने में मिल रहा है। तो इसका मतलब 4,000 का 1/4 करेंगे तो 1,000 आएगा, 3/4 मतलब 3,000। तो बताइए 4,000 का 1/4 1,000 अगले महीने यानी कि जुलाई में मिलेगा, तो उसी महीने में कितना मिल जाएगा आपको 3,000 रुपये मिल जाएगा। तो 3,000 मिलेगा जून वाला ही, और 900 जो यहाँ से आया था। तो टोटल आपका अप्रैल में कितना मिल गया ये आप ऐड कर लीजिए।
ये आपका 3,900, 3,150 आ गया। ठीक है, तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू हमें सीधा सीधा यहाँ पे रख देना। सेकंड में है पेमेंट टू वेजेस, वेजेस पेड कितना हो रहा है आपका 3150 है अप्रैल में, मई में है आपका 3500 रुपये और जून का है 3900 रुपये, 3,900 रुपये। ठीक है, तो ये हमने किसका बात कर लिया है, वेजेस का ट्रीटमेंट हमने सीख लिया है। नेक्स्ट है आपका ओवरहेड का 1/2 दे रखा है, मतलब कि आधा जो टोटल ओवरहेड का अमाउंट होगा उसका आधा तो उसी महीने में पेमेंट कर देना है, जो बैलेंस आधा रह गया वो आपको नेक्स्ट मंथ में, यानी क्रेडिटर हाफ लिखा है, हाफ मतलब होता है आगे, तो इसका मतलब आधा जो है उसी महीने में। तो अब क्योंकि आधा आधा है तो अप्रैल में जून की बात करनी है, तो मार्च का भी कुछ आधा होगा जो अप्रैल में हमको पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओवरहेड की कहानी। ओवरहेड में हमें कितने महीने की कॉलम यहाँ पे बनाना पड़ेगा, मार्च, अप्रैल और मई एंड जून। मार्च में देखिए आपका मार्च का है आपका 17,000 रुपये, सॉरी मार्च का ओवरहेड जो है वो 1,900 रुपये है। आपका मई का है 2,000 रुपये, अप्रैल का, मई का है आपका 2,200 रुपये और जून का है 2,300 रुपये। आधा आधा कर लेना है, तो सीधा सीधा अगर मैं बात करूं मार्च का आधा तो उसी महीने में मिल जाएगा और बाकी जो आधा है 950 रुपये वो कब मिलेगा, वो अप्रैल में। पहले तो मैं सारा का सारा आधा आधा कर ले रहा हूँ, 2,000 का आधा, ये 1,000, इसका आ जाएगा 1,100 और 2,300 का आधा आ जाएगा आपका 1,150। अब एक बात बताइए, अप्रैल का जो है आधा तो उसी महीने मिल जाएगा, मई का भी आधा महीने उसी महीने मिल जाएगा, जून का भी आधा उसी महीने मिल जाएगा। ओके, अब जो मार्च का जो आधा था वो अगले महीने पोस्टपोन हो जाएगा, अगले महीने पेमेंट करना पड़ेगा। तो अप्रैल का आधा 1,000 और मार्च का आधा, तो आपको अप्रैल में 1,950 पेमेंट करना पड़ेगा। अब अप्रैल में देखिए, अप्रैल में 2,000 रुपये था तो 1,000 रुपये तो उसी महीने पेमेंट करना है, हो गया। जो बैलेंस 1,000 रुपये वो कब पेमेंट होगा, अगले महीने। तो अगले महीने ये 1,000 रुपये पेमेंट होगा अप्रैल वाला और मई का 2,200 का आधा उसी महीने, तो 1,100 और 1,000 यानी कि 2,100 रुपये। और जो मई में आधा रह गया था 1,100, इसका पेमेंट कब होगा, जून में होगा और जून का 2,300 का आधा तो उसी महीने पेमेंट होगा, यानी 1,150 और ये, तो ये आपका आ जाएगा 2,250 रुपये। और ये जो आधा रह गया ये कब पेमेंट होगा, जुलाई में। हमें जुलाई का कोई लेना देना नहीं क्योंकि जुलाई का कॉलम नहीं बनाना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं थर्ड में पेमेंट फॉर ओवरहेड। अप्रैल में देखिए कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, 1,950 रुपये। मई में आपको 2,100 रुपये पेमेंट करना पड़ रहा है, जून में है आपका 2,250 रुपये। ये आपका कंप्लीट हो गया है 2,250 रुपये। ठीक है, तो ये ओवरहेड भी कंप्लीट हो गया है। आप देखिए सेल्स कंप्लीट, मटेरियल कंप्लीट, वेजेस कंप्लीट, ओवरहेड कंप्लीट, यानी इसके साथ हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ पार्ट रह गए हैं, तो अब जरा पार्ट देख लेते हैं। डी में क्या लिखा था, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आर में, प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन February 2021 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹96,000। इंस्टॉल हुआ 96,000 रुपये का, पेमेंट हुआ या नहीं हुआ इसका इन्फॉर्मेशन इस लाइन में तो नहीं लिखा, आगे लिखा है, जरा देखते हैं क्या। द मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2,000 इज पेबल फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स, यानी कि जो हमने फैब में इंस्टॉल करवाया था 96,000 रुपये की मशीनरी, उसका मंथली इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपये स्टार्ट हो रहा है। और वो स्टार्ट कब से हो रहा है, अप्रैल से। और हर महीने, मंथली का मतलब हर महीने होता है, तो बताइए अप्रैल से हर महीने 2,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप फोर्थ में लिख लीजिए इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीनरी, कितना रुपये, 2,000 रुपये हर महीने का है, 2,000 2,000 2,000, अप्रैल में जून हर महीने का है ना। ओके, आगे क्या लिखा है, डिविडेंड एट द रेट ऑफ 5% ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 2 लाख विल बी पेड ऑन June 1। 2 लाख रुपए का 5% कितना होता है, 10,000 रुपये। तो आप डिविडेंड पे कर रहे हैं, डिविडेंड पेड कितने रुपए का है, 2 लाख रुपए का 5% और 10,000 रुपये। और ये कब पेमेंट कर रहे हो, जून में। तो अप्रैल में से कोई लेना देना नहीं है, जून में आपका आ जाएगा 10,000 ये पेमेंट में। कमाल है। और आगे लिखा है आपका क्वेश्चन में, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू ₹1,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून,
ये हमने कर लिया था ना, डिविडेंड एक्सपेक्टेड रिसीव इन जून जो 1000 रुपये था, ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला इनकम टैक्स टू बी पेड इन जून 2000, हम इनकम टैक्स की पेमेंट करने वाले हैं जून में, कितना रुपए, 2000 रुपये। तो ये आप लिख दीजिए 6th एडजस्टमेंट में इनकम टैक्स पेमेंट। एडवांस में है तो आप एडवांस लिख सकते हैं ब्रैकेट में 2000 रुपये। अब आपको करना क्या है, अब आपका ये टोटल एस्टिमेटेड रिसीट भी कंप्लीट हो चुका है, टोटल पेमेंट। तो आप इन सारे पेमेंट का सबसे पहले टोटल कर लीजिए और क्या लिखेंगे यहाँ पे, एस्टिमेटेड पेमेंट। एस्टिमेटेड कैश पेमेंट जो है आप इसका टोटल करेंगे तो आप कर सकते हैं 9,600, 29,350। ये आपका हमने सिर्फ पेमेंट साइड का टोटल किया है तीनों महीने का। अब क्या करना है कि अप्रैल में कितना क्लोजिंग कैश बैलेंस है, कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग कैश बैलेंस कैसे निकलेगा, ए माइनस बी। आप देखिए ए का पहले टोटल कर लीजिए। ये अगर ए का टोटल करेंगे आप 6,000 रुपये, 1,600, 13,050 रुपये, तो 20,650 रुपये आपका आ गया रिसीट। यानी अप्रैल में टोटल आए 20,650, उसमें से चले कितने गए, आपके चले गए 16,700, तो कितना रह गया, 3,950 रुपये। अब एक बात बताइए, जो अप्रैल के एंड में आपके पास हाथ में कैश रह गया है गुल्लक में, वो अगले महीने का क्या बन जाएगा, आपका ओपनिंग बैलेंस। तो ये 3,950 रुपये जो है वो अगले महीने का ओपनिंग, तो 1,700 रुपये और 13,950, तो टोटल कितना आ गया, 19,600। 19,600 टोटल में पैसा मिला और कितना हमने पेमेंट कर दिया, 16,600। तो घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 3,000। यानी मई के एंड में मेरे पास 3,000 हाथ में रह गया। जो मई का एंड है वो जून का बिगनिंग ओपनिंग बन जाएगा। तो ये 3,000 मेरा यहाँ का ओपनिंग आ गया। थर्ड एडजस्टमेंट हमारा रह गया था, एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल ₹9,000 इन जून। यानी कि हमको एडवांस मिल गया है 9,000 रुपये जून में, किस लिए, व्हीकल सेल करने के लिए। तो ये पॉइंट हमारा रह गया था, आप लिख लीजिए। आप यहीं पे लिख सकते हैं एडवांस, ये 1,000 मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, 9,000 रुपये जून में। तो ये जून में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको छोटे छोटे में कर देता हूँ। एडवांस फॉर व्हीकल 9,000 रुपये, और ये 1,000 रुपये आपका था डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो ये डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये। तो ये इसमें आप 9,000 रुपये ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 29,650। अब ये 29,650 में से आप घटा देंगे 300 रुपये आपका आ गया। तो ये अब आपका सही आ गया 300 रुपये। तो ये आपका कैश बजट जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी हम शुरू कर रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश बजट ऑफ अ कंपनी। यानी कि हम कैश बजट बना रहे हैं कंपनी का। क्या दे रखा है इन्फॉर्मेशन, क्वार्टरली बेसिस पे दे रखा है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब मालूम है कि एक साल में आपको 12 महीने होते हैं और 12 को क्वार्टर मतलब 1/4। तो अगर मैं इसको 1/4 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 3 मंथ। तो इसका मतलब जो है 3-3 महीने का एक क्वार्टर। साल में अगर मैं 4 क्वार्टर की बात करूं तो 3-3 महीने करके 4 क्वार्टर जो आएगा। अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर कौन से होंगे, पहला क्वार्टर जो होगा वो आपका अप्रैल से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से 30 जून। दूसरा होगा 1 जुलाई से आपका होगा 30 सितंबर। तीसरा होगा 1 अक्टूबर से आपका 31 दिसंबर। और फोर्थ जो होगा वो 1 जनवरी से लेकर आपका 31 मार्च। ये 4 क्वार्टर। यहाँ पे ये डेट उट का कोई लेना देना नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन में बोल दिया है क्वार्टर 1 2 3 4 बस। तो जब भी मैं अगर क्वार्टर बिगिनिंग की बात करूं तो मैं 1 अप्रैल बोलूंगा। अगर क्वार्टर एंड है फर्स्ट क्वार्टर तो 30 जून है। अगर सेकेंड क्वार्टर की बिगिनिंग की बात करूं तो 1 जुलाई मानेंगे। अगर एंड की बात करेंगे तो 30। वैसे ही लास्ट क्वार्टर का अगर बिगिनिंग की बात करेंगे तो 1 जनवरी एंड एंड की बात करेंगे तो 31 मार्च।
ये डेट मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में इसमें कुछ कैलकुलेशन का आएगा तो हमें ये टाइम डेट ध्यान देना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोला है। ओपनिंग कैश बैलेंस दे दिया है फर्स्ट क्वार्टर में, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स दे रखा है, पेमेंट दे दिया है, परचेज ऑफ मटेरियल, अदर एक्सपेंसेस, सैलरी एंड वेजेस, इनकम टैक्स, परचेज ऑफ मशीनरी। कमाल है, ये सारा डायरेक्टली दे दिया है क्वेश्चन में। अब एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से हम इसका मतलब समझ के सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। द कंपनी डिजायर टू मेंटेन अ कैश बैलेंस ऑफ ₹15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। Cash can be borrowed or repaid in multiple of 500 at an interest of 10% per annum. Management does not want to borrow cash more than what is necessary and wants to repay as early as possible. In any event, loans cannot be extended beyond 4 quarters. Interest is computed and paid when the principal is repaid. Assume that borrowings take place at the beginning and repayment are made at the end of the quarter. यानी जो नीचे सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना होना चाहिए नहीं होना उससे रिलेटेड है। इसका मतलब कितना कैश आना और जाना है वो जो ऊपर लिखा है उसी को आपको देख के लिख देना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओपनिंग कैश बैलेंस। तो ओपनिंग कैश बैलेंस फर्स्ट क्वार्टर का आप देखिए ध्यान से 10,000 रुपये दे रखा है। अब इसमें प्लस कर देंगे, किससे मिला है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कलेक्शन फ्रॉम डेटर देखिए आपका फर्स्ट क्वार्टर में 1,25,000 रुपये मिला है, सेकेंड क्वार्टर में आपको 1,50,000 मिला है, थर्ड क्वार्टर में आपको 1,60,000 रुपये मिला है एंड फोर्थ क्वार्टर में 2,21,000 रुपये मिला है। तो ये आपका आ गया टोटल एस्टिमेटेड रिसीट। ये आपका क्वार्टर 1 का टोटल आ गया 1,35,000। अब हम इसी तरह से कर लेंगे एस्टिमेटेड पेमेंट। एस्टिमेटेड पेमेंट में क्या बोला है, परचेज ऑफ मटेरियल दे रखा है। परचेज ऑफ मटेरियल्स आप देख लीजिए, अप्रैल क्वार्टर 1 का 20,000 है, 35,000 रुपये है आपका, फिर से 35,000 रुपये है और आखिरी क्वार्टर का है 54,200। सेम है आपका अदर एक्सपेंसेज। अदर एक्सपेंसेज पेड आप कितना है, 25,000 रुपये है फर्स्ट क्वार्टर का, सेकेंड का है 20,000 रुपये, थर्ड का है 20,000 रुपये और फोर्थ का है 17,000। नेक्स्ट है आपका सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस है 90,000 रुपये फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड का है 95, थर्ड का है 95, फोर्थ का है 1,09,200। ये हो गया। इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड ध्यान से देखिए कि आपका सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में दे रखा है 5,000 रुपये, बाकी क्वार्टर में नहीं दे रखा है। और लास्ट है परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी ध्यान से देखिए सबसे लास्ट क्वार्टर में 20,000 लिखा है, मतलब कि हमने जून में फोर्थ क्वार्टर में हमने खरीदा है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसको टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा एस्टिमेटेड पेमेंट। टोटल करिए, फर्स्ट क्वार्टर का आपका आ गया 1,40,000, 2,04,000। तो ये क्या है, ये तो आपका एस्टिमेटेड पेमेंट आया है। अब खेल शुरू होता है यहाँ से, आपका आ जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। बट क्लोजिंग कैश बैलेंस कुछ और मेंटेन करने के लिए बोला है, तो कैसे मेंटेन कर पाएंगे जरा देखते हैं। मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन। अब ये देखिए मिनिमम कैश बैलेंस का इसमें खेल है, जरा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बोला है। द कंपनी डिजायर टू मेंटेन अ कैश बैलेंस ऑफ ₹15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। कंपनी ने एक इच्छा जताया है कि हर एक क्वार्टर की आखिरी में उनके पास कितना मिनिमम कैश रहना चाहिए, 15,000 रुपये। तो सबसे पहले क्वार्टर का अगर देखें तो क्वार्टर में कितना रिसीव हुआ है, 1,35,000 और कंपनी को पेमेंट कितना करना पड़ गया, 1,40,000, 5,000 माइनस में। ओ माय गॉड, अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का तो 5,000 रुपये माइनस में चला गया। हम ये कैसे निकाले हैं, ए जो हमारा टोटल एस्टिमेटेड रिसीट और ये टोटल एस्टिमेटेड बी जो है 1,40,000 माइनस कर दिए तो 5,000 माइनस का आ गया। अब देखिए ना पेमेंट ज़्यादा, बट कंपनी कितना मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना चाहती है, 15,000 रुपये।
तो अब बताइए कि 15,000 रुपये कंपनी को प्लस में चाहिए, कंपनी माइनस में है, तो कंपनी कितना रुपए कहीं इधर उधर से उधार ले कि कंपनी के पास 15,000 रुपये कैश बैलेंस हो जाए? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये समझ में आ ही रहा होगा कि अगर ये 15,000 रुपये मुझे प्लस में चाहिए, 5,000 रुपये ये ऑलरेडी माइनस में है, तो मैं इसमें कितना प्लस करूं? 20 प्लस करूंगा तभी 15 आएगा। ओके, अब ये 20 का खेल के लिए क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। कैश कैन बी बोरोड और रीपेड इन मल्टीपल ऑफ 500 एट एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। यानी कंपनी इसको पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इसको लोन लेना पड़ेगा, और जो भी कंपनी लोन लेगी या लोन का अमाउंट पेमेंट करेगी वो मल्टीपल ऑफ 500 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 500 मतलब डिविजिबल ऑफ 500, यानी वो 500 से पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर मैं सीधा बोलूँ हिंदी में तो 500 के पहाड़े से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। मैनेजमेंट डज नॉट वांट टू बोरो कैश मोर देन व्हाट इज नेसेसरी, यानी कंपनी को जितना जरूरत है 15,000 मेंटेन करने के लिए सिर्फ उतना ही लोन लेगी, उससे ज्यादा नहीं। आगे लिखा है एंड वांट्स टू रीपे अर्ली एज पॉसिबल इन एनी इवेंट लोन्स कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 4 क्वार्टर्स। इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड एंड पेड व्हेन द प्रिंसिपल इज रीपेड। यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि लोन जो है, लोन का अमाउंट आपको इन्हीं 4 क्वार्टर के अंदर में पेमेंट कर देना है। 4 क्वार्टर से ये जो अगर लोन यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 20,000 रुपये, वो इस साल खत्म होने के आगे नहीं जाना चाहिए। इसी साल में लोन लिए हो तो इसी साल में आपको पेमेंट करना है, और जो पेमेंट करना है साथ में इंटरेस्ट भी देना है। जब भी पेमेंट करोगे तो जितना आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा, जितना पेमेंट कर रहे हो उस पे इंटरेस्ट भी देना है। और लिखा है अज्यूम दैट बोरिंग टेक प्लेस एट द बिगिनिंग एंड रीपेमेंट आर मेड एट द एंड ऑफ क्वार्टर। कमाल है, मतलब ये कि आप अगर लोन लेते हो ना तो हम ये मान के चलेंगे कि जिस क्वार्टर में आपने लिए हो उस क्वार्टर के बिगिनिंग में लोन लिए हो, और जब भी रीपेमेंट करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि जिस क्वार्टर में पेमेंट कर रहे हैं उस क्वार्टर के एंड में कर रहे हैं। सीधी सी बात है। तो बताइए हमें पैसे की कब जरूरत है? फर्स्ट क्वार्टर में ना, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लोन लेंगे, लोन टेकन या फिर रीपेमेंट। तो पहली बार यहाँ पे दोनों लोन लेना देना, तो बताइए हमें 20,000 रुपये का लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, हमने लोन ले लिया, कमाल है। अब ये 15 जो यहाँ पे मिनिमम ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है, वो अगले महीने का क्या बन जाएगा आपका, अगले क्वार्टर का ओपनिंग कैश। तो ये कितना आ गया नेक्स्ट का 165। 165 में से आप 150 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 15,000 रुपये। आप बताइए कंपनी की कम से कम कितनी इच्छा है कि मिनिमम 15,000 कम से कम रहना चाहिए? 15,000 रुपये। 15 ही आपके पास बच रहा है, ना लोन लेने की जरूरत है ना पेमेंट करना, क्योंकि पेमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ पैसा है ही नहीं, क्योंकि कम से कम 15,000 रुपये तो आपको गुल्लक में दिखने ही चाहिए। ठीक है, ये 15 फिर अगले चला जाएगा यहाँ पे, तो ये 15 यहाँ आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 175। अब 175 में से आप 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25,000 रुपये। अब आप बताइए कि कंपनी को कम से कम कितना अपने पास गुल्लक में रखना है? 15,000 रुपये। तो कितना एक्सेस है? अगर कंपनी यहाँ पे अगर 15,000 रुपये रखना चाहती है तो 25 में से 15 घटा देंगे तो एक्सेस अमाउंट कितना है इस महीने में? एक्सेस अमाउंट जो है कंपनी के पास वो 10,000 रुपये है। ये है एक्सेस अमाउंट। तो अब एक्सेस अमाउंट 10,000 रुपये है, और बोला है कंपनी में, क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि आपका व्हाट इज नेसेसरी एंड वांट्स टू रीपे एज अर्ली एज पॉसिबल, और इंटरेस्ट ध्यान से देखिए एक बार, इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम मैनेजमेंट कैश कैन बी बोरोड और रीपेड इन मल्टीपल ऑफ 500। और ये जब भी पेमेंट होगा वो क्या होगा? विद इंटरेस्ट। ये आखिरी में लिखा है सेकेंड लास्ट लाइन में, देखिए इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड एंड पेड व्हेन द प्रिंसिपल इज रीपेड। प्रिंसिपल का अमाउंट, मूलधन का अमाउंट जब पेमेंट करोगे तो जितना अमाउंट पे करोगे उतने का ही इंटरेस्ट उस समय पेमेंट करोगे। तो आपके पास 10,000 रुपये एक्सेस अमाउंट है, तो बताइए आपने लोन कितना ले रखे हो? 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये में क्या करोगे कि 10,000 रुपये पेमेंट कर सकते हो क्या? 10,000 रुपये अगर पेमेंट करोगे तो 10,000 रुपये तो साथ में
प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट अगर लगा दोगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ जाएगा। क्या आपके पास उतना अवेलेबल है? नहीं। तो 10,000 से कम, तो अगर मैं चेक करूं 9,500 देखता हूं, 9,500 प्लस इस 9,500 रुपये का इंटरेस्ट अगर करता हूं कितना परसेंट? 10%। अब एक बात बताइए, इंटरेस्ट कितने महीने के लिए? हमने जब लोन लिया था तो हमने अजम्पशन लिया था, क्वेश्चन में बोला है कि पहले क्वार्टर में जब भी लोन लिया गया होगा तो बिगनिंग यानी कि 1 अप्रैल, और हम पेमेंट की बात कब कर रहे हैं? 3rd क्वार्टर। और जब पेमेंट की बारी आती है तो हमारा अजम्पशन है कि एट द एंड ऑफ क्वार्टर यानी 3rd, तो 3rd का एट द एंड यानी 31 दिसंबर। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर कितने महीने होते हैं? 9 महीने। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 9 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो ये 9,500 प्रिंसिपल का अमाउंट है और आपका ये 9,500 रुपये का जो है 712 रुपये। तो दोस्तों ये 712, अब इनका सम कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 10,000 से ज़्यादा आ रहा है, 10,212। आपके पास एक्सेस अमाउंट सिर्फ 10,000 रुपये है, इसका मतलब आप 9,500 रुपये भी पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उससे फिर 500 कमाइए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो भी लोन अमाउंट लेंगे या देंगे पेमेंट करेंगे वो मल्टीपल ऑफ 500। तो पहले 10 में से 500 कम किया, 9,500 और कम कर दो तो कितना पेमेंट कर सकते हो? 9,000। तो 9,000, अब जितना पेमेंट करोगे उतने का इंटरेस्ट भी साथ में देना पड़ेगा। तो 9,000 रुपये का 10% कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। तो ये 9,000 रुपये तो प्रिंसिपल अमाउंट है और ये 9,000 का 10% कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। तो आ गया 675। तो कितना आ गया? 9,675। मन में ख्याल आ रहा होगा सर इतना पेमेंट करेंगे, ये तो मल्टीपल ऑफ 500 है ही नहीं। हाँ, ये नहीं है, बोला है जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट वो मल्टीपल ऑफ 500 होना चाहिए, ध्यान देना, इंटरेस्ट ऐड करने के बाद नहीं। तो हम यहाँ पे कितना रुपए पेमेंट कर देंगे? 9,675 रुपये। तो अब बताइए 25,000 रुपये में से अगर मैं घटा दूं तो कितना आ जाएगा? 15,325 रुपये। अब ये 15,325 जो है वो अगले साल का आपका ओपनिंग बन जाएगा, 15,325। अब 2,21,000 ऐड कर दीजिए, 2,36,325। इसमें से घटा देंगे कितना? 2,04,000। तो आपका आ गया 35,925 रुपये। अब आपको कितना रुपए रखना है? मिनिमम 15। तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट बच रहा है? 20 के आसपास, क्योंकि इसमें से 15 घटा दोगे तो 20, मतलब पैसे ही पैसे आ गए ना। तो अब आपके पास बताइए, आपने 20,000 रुपये का लोन लिया था, आपने कितना प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दिए हो? 9,000 रुपये पेमेंट कर चुके हो, बचा कितना है? 11,000 रुपये। तो इसका मतलब जो अब 11,000 रुपये रहता है उस पर इंटरेस्ट भी पेमेंट करोगे साथ में? हाँ जी। अब कितने महीने का, कौन से क्वार्टर में पेमेंट कर रहे हो? फोर्थ का मतलब आखिरी 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे साल का मतलब कितना आ गया? ये 1,100 रुपये आ गया और 11,000 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। तो टोटल आपका कितना आ गया? 12,100। तो आप यहाँ पे 12,100 पेमेंट कर दोगे तो आपका बच जाएगा कितना? 23,825 रुपये। तो ये आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस हो गया एट द एंड ऑफ 4th क्वार्टर। जैसा कि क्वेश्चन में बोला था कि किसी भी हाल में जो आपका लोन का अमाउंट है वो 4th क्वार्टर से पार नहीं होना चाहिए। नहीं हुआ, हमने पेमेंट कर दिया, जितना लोन लिया था हिसाब खत्म, कोई अब लोन लायबिलिटी नहीं है हमारे पास। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ही बातों में। तो आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 11, 12 आज हमने 2 कैश बजट के क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले क्लास में एक और हम कैश बजट के क्वेश्चन करेंगे, इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का। तो आप बस 3 से 4 क्वेश्चन जितना मैं करा रहा हूँ बस आप उतना ही कर लीजिए, सफिशिएंट है। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।